मैं अनाथ थी। उस दिन मामी के कहने पर किचन में पकोड़े तल रही थी। जब मामी गुस्से में किचन में आई और बोली, आज फिर से तेरा रिश्ता आया है। अगर तेरी शादी हुई तो मेरे बच्चों का सारा हक भी तेरे साथ दहेज में चला जाएगा। ये कहकर उन्होंने खोलता हुआ तेल मेरे चेहरे पर फेंक दिया। मेरा चेहरा झुलस गया। वो हंसने लगी और बोली, अब कोई तेरा रिश्ता नहीं लाएगा। मेरी हर आखिरी उम्मीद भी अब टूट गई थी। मैंने रात को रो रो कर ऊपर वाले से प्रार्थना की। फिर जब सुबह आँख खुली और शीशा देखा तो उस दिन भी मैं रोज़ की तरह रसोई में पकोड़े तल रही थी। गर्मी बहुत ज़्यादा थी और तेल की छन छन वैसे ही गूंज रही थी, जैसे घर वालों की कड़वी आवाज़ें हर वक्त मेरे कानों में बजती रहती थी। सच कहूँ तो मेरी ज़िंदगी पिछले कई सालों से बिल्कुल एक जैसी थी, एक बोझ की तरह, जो मैंने खुद कभी उठाना नहीं चाहा था। मैं मामा के घर पली थी, लेकिन कभी महसूस नहीं हुआ कि ये घर मेरा भी है। मामी की नज़रों में मैं बस एक जिम्मेदारी थी, जिसे जितनी जल्दी हो सके उतार फेंकना था। हर शुक्रवार की तरह उस दिन भी मैं चुपचाप अपने काम में लगी हुई थी। घी की महक, प्याज की तेज़ी और आंखों में चुभती गर्मी, सब कुछ वैसा ही था। हाथ अपने आप चलते जा रहे थे, लेकिन मन कहीं और था। शायद उस उम्मीद में कि आज का दिन कुछ बेहतर होगा, लेकिन उस दिन तो जैसे किस्मत ने मुझे तोड़ देने की कसम खा रखी थी। दरवाज़ा ज़ोर से खुला। मामी अंदर दाखिल हुई। चेहरा तना हुआ था, चाल में गुस्सा और आवाज़ में जहर। पास आकर चिल्लाते हुए बोली, आज फिर तेरा रिश्ता आया है, एक के बाद एक, जैसे तू कोई राजकुमारी हो। क्या इस दुनिया की आंखें फूट गई हैं? मैंने नज़रें झुका ली। कुछ कहने ही वाली थी कि वो फिर बोल पड़ी, अगर तेरी शादी हो गई तो मेरे बच्चों का क्या होगा? सारा दहेज हमारे हिस्से से तेरे साथ चला जाएगा। मैं ऐसा कुछ भी नहीं होने दूंगी। उनकी आंखों में नफरत के शोले थे। मैं थोड़ा पीछे हटने लगी। डर से मेरे हाथ कांपने लगे, लेकिन पकोड़े अभी भी तल रही थी, जैसे मेरे हाथों को अपनी चिंता ही ना हो। उन्होंने मेरी चुप्पी को और उकसावा समझा। बोल क्यों नहीं रही? अब तू बेरी भी हो गई है क्या? इतना कहकर उन्होंने पास ही रखा बड़ा सा चम्मच उठाया, जिसमें खोलता हुआ गरम तेल था। मुझे कुछ समझ नहीं आया। एक पल, बस एक पल में सब कुछ बदल गया। उबलता हुआ तेल मेरे चेहरे पर था। मैं चीख भी नहीं पाई, बस ज़मीन पर गिर पड़ी। वो बहुत तेज़ दर्द था, ऐसा कि जैसे किसी ने जान निकाल ली हो। चीखें मेरे हलक में अटक गई थी, लेकिन मेरा सारा वजूद काँप उठा था। आवाज़ इतनी तेज़ थी कि शायद पूरी गली ने सुनी होगी, पर किसी ने न दरवाज़ा खटखटाया, न आवाज़ दी। बस मामी की वो हंसी मेरे कानों में गूंजती रही, अब देखना कोई तेरा रिश्ता नहीं लाएगा। ये शब्द मेरे दिल में छप गए। चेहरा तो जला ही था, लेकिन आत्मा उससे कहीं ज्यादा झुलस गई थी। मैं जमीन पर तड़प रही थी, हाँफ रही थी और सोच रही थी कि क्या मैंने यही जिंदगी मांगी थी। रात को मैं बिस्तर पर पड़ी रही, दर्द से बेहाल, पर उससे भी ज्यादा टूटी हुई। आंखों से आंसू बहते जा रहे थे और दिल बस एक ही प्रार्थना मांग रहा था, ए ऊपर वाले, जो भी सुन रहा हो, एक चमत्कार कर दो, मेरी जिंदगी बदल दो, मुझे भी जीने का हक मिल जाए। और फिर उसी दर्द, आंसुओं और प्रार्थना के साथ मेरी आंख लग गई। सुबह जब आंख खुली तो मन अजीब बेचैनी से भरा हुआ था। कुछ ठीक सा महसूस नहीं हो रहा था, जैसे कुछ बदल चुका हो या बदलने वाला हो। कमरे में सब कुछ अपनी जगह था, वही दीवारें, वही टूटी सी चरपाई, वही खिड़की जिससे धूप की हल्की सी किरण अंदर आ रही थी। लेकिन उस दिन, उस सुबह हवा भी कुछ कह रही थी। मेरे माथे पर पसीना था, पर ठंड लग रही थी। मैं धीरे धीरे उठी और बिना सोचे समझे आईने की तरफ बढ़ गई। शायद आदत थी खुद को देखने की, या शायद ये जानने की कि कल की आग ने मुझ में क्या बचाया है। आईने के सामने पहुंची तो कुछ पल यूं ही खड़ी रह गई, जैसे किसी अनजान सच्चाई ने मेरी सांसें थाम ली हो। मैं सच कहूँ तो मेरी जिंदगी कई सालों से ऐसी ही थी। अनाथ होने का बोझ कांधों पर था और खिदमत एक ऐसा फर्ज बना दिया गया था जिसे मैंने चाहा ही नहीं। मैं मामी की छाँव में पल रही थी, लेकिन कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि मैं इस घर की हूँ। कल मेरा चेहरा बुरी तरह जल रहा था और आंखों से आंसू ऐसे बह रहे थे जैसे कोई रोक ही नहीं सकता। जलन की तपिश बाहर से कम थी, अंदर की टूट कहीं ज्यादा भयानक थी। हर आंसू जैसे कोई जली हुई आत्मा को दर्द दे रहा हो। दीवारें मेरे दर्द से टकराकर गूंजती और फिर उसी चुप्पी में लौट जाती। ना कोई दवा, ना कोई मरहम, बस कुछ आंखें थी जो मुझे यूं देख रही थी जैसे मैं कोई सस्ता तमाशा हूँ, और उन आंखों के बीच मामी की हंसी, जैसे उन्होंने कोई जंग जीत ली हो। अब राजकुमार सपने में भी नहीं आएगा।
ये बोझ अब सिर्फ हमारे सर रहेगा। उनके ये शब्द मेरे कानों में किसी श्राप की तरह बस गए। मैं फर्श पर पड़ी थी, बिल्कुल बेजान। कभी कुछ सुनाई देता, कभी कुछ नहीं। जैसे मेरी सांसें चल रही थी, पर मैं मर चुकी थी। मेरी उंगलियां जमीन पर रेंग रही थी, जैसे खुद को ढूंढ रही हूँ। कोई अंदर से चिल्ला रहा था, ये सपना है। मामी ने मुझे खींचकर कमरे में घसीटा, एक पुराना गद्दा बिछाया और मुझे वहां पटक दिया। फिर दरवाज़ा बंद और सब खामोश। रात ढलती गई, शरीर अकड़ा हुआ और आंखें खुली थी, लेकिन सब धुंधला लग रहा था। जब थोड़ा होश आया तो मुंह से निकला, ए ऊपर वाले, बस यही कहा। और फिर सब जगह अंधेरा छा गया, जैसे किसी ने जिंदगी का दरवाज़ा मेरे लिए बंद कर दिया हो। सांसें चल रही थी, पर जिंदगी वहीं कहीं रुक गई थी। जिस चेहरे से मेरी पहचान थी, वो अब राख बन चुका था। जो सपने आंखों में पलते थे, वो अब राख से भी हल्के निकल गए। जो इज्जत, जो उम्मीदें, सब कुछ एक चम्मच तेल में भस्म हो गया। जब आँख खुली तो रोशनी बहुत तेज थी। पल भर को लगा मैं जिंदा नहीं रही हूँ। फिर हिलने की कोशिश की, पर जैसे कोई बोझ मेरे पूरे वजूद पर रख दिया गया था। नाक में दवाओं की महक थी, पट्टियों की गंध और डॉक्टर नर्स की आवाज़ें। हर दिन पट्टियाँ बदली जाएंगी, वरना चेहरा और बिगड़ जाएगा, किसी ने ये कहा था। एक और बात सुनाई दी, चेहरा बहुत गहरा चल गया है, अब उम्र भर यही चेहरा रहेगा। मैंने नज़रें इधर उधर घुमाई, सब कुछ धुंधला था। सिर्फ खिड़की से आती धूप और बाहर के पत्तों की सरसराहट साफ सुनाई दे रही थी। मैं कुछ कहना चाह रही थी, पर आवाज़ अंदर ही कहीं दब गई थी। गला सूखा हुआ, होठ फटे हुए, आंखें जैसे रेत में पड़ी हो। एक नर्स मेरे पास आई, उसने मेरा माथा छुआ और मुस्कुराई। तुम होश में आ गई हो। मैंने मुश्किल से सर हिलाया। उसने मेरी नब्ज देखी और कहा, बहुत हिम्मत वाली हो तुम। ऐसी सिचुएशन में जिंदा बच जाना खुद एक चमत्कार है। पर सच कहूँ, मुझे नहीं लग रहा था कि मैं जिंदा हूँ। मेरी सांसें चल रही थी, पर मेरी जिंदगी शायद उसी पल खत्म हो गई थी, जब मामी ने गरम तेल की वो चम्मच उठाई थी। मेरे मामा एक बार मुझे देखने आए, कमरे में कुछ पल खामोश बैठे और फिर चले गए। ना कोई सवाल किया, ना कोई तसल्ली दी, बस एक नज़र से देखा, जो पहले जैसी नहीं थी। उनकी आंखों में वो अपनापन नहीं था, ना वो एहसास जो कभी मेरी तरफ से था। शायद उन्हें भी डर था कि कहीं मैं अब पहले जैसी ना रहूं। उनके जाने के बाद सबसे पहला सवाल जो उठकर मेरे कानों में गूंजा, चेहरा देखने के काबिल भी है क्या? किसी ने कहा, पूरी तरह राख बन गया है। डॉक्टर ने धीरे से जवाब दिया, अभी कहना मुश्किल है, जख्म गहरे हैं, पट्टियां नहीं हटाई जा सकती। मैं चुप थी, लेकिन अंदर कुछ फूट पड़ा। मैंने प्रार्थना की, ऊपर वाले मुझे अब उठा ले। अगर अब ये जिंदगी है तो मौत शायद ज़्यादा सुकून देगी। ये शब्द जैसे किसी तेज धार छुरी की तरह मेरी आत्मा में उतर गए। मैं बिस्तर पर लेटी थी, पर हर बात, हर सांस जैसे कोई बोझ बनकर टूट रही थी। डॉक्टर ने कहा कुछ हफ्ते लगेंगे, जब तक इन्फेक्शन कंट्रोल में नहीं आता। कुछ कह नहीं सकते। उन्हीं दिनों एक नर्स आई, उसका नाम दिया था। वो अपने नाम की तरह मेरे अंधेरे में थोड़ी सी रोशनी लेकर आई। वो रोज़ मेरी पट्टियाँ बदलती, मेरे सिरहाने पर बैठती, कभी चुपचाप हाथ पकड़कर बस कहती, तुम बहुत बहादुर हो, कमज़ोर मत पड़ना। मैं कुछ नहीं बोलती थी, बस आंखें बंद कर लेती, जैसे उसकी बातों को महसूस कर रही हूँ। दिया अब कोई अजनबी नहीं रही थी, वो एक साया बन गई थी, जो हर दिन मुझे थोड़ा संभाल लेती। 5वें दिन डॉक्टर ने इजाज़त दी, अब इसे थोड़ी देर बैठाया जा सकता है। नर्सों ने मेरी मदद की, मुझे सहारा दिया गया। मैं धीरे धीरे उठी और बैठ गई। बिस्तर के ठीक सामने एक शीशा रखा था, जिस पर अखबार चिपकाया हुआ था। शायद किसी ने मेरी खातिर किया होगा, या फिर वो खुद भी नहीं चाहते थे कि मैं अपनी शक्ल देखूं। पर सच्चाई यही थी, मेरे अंदर अभी इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं खुद से आंख मिला सकूं। मैं जानती थी सच से भागना मुमकिन नहीं होता, लेकिन उस वक्त उस जले हुए चेहरे को देखते ही हिम्मत मुझ में नहीं थी। उन दिनों मैंने अपने आप से बात करना सीख लिया था। जब कोई नहीं होता, मैं अपनी सोच में खुद से कहती, मेघा ये तुम ही हो, और जवाब में बस खामोशी मिलती। एक दिन मेरी मामी की बेटी नीर मेरे पास आई, शायद पहली बार दिल से कुछ कहा। मेरा हाथ पकड़कर बोली, जब कुछ समझ ना आए ना तो ऊपर वाले को याद कर लेना, वो कभी साथ नहीं छोड़ता, कभी नहीं। मामी की बेटी मेरी ही उम्र की थी, पर दिल से अपनी माँ जैसी बिल्कुल भी नहीं। पहली बार मैंने किसी की आंखों में मेरे लिए हमदर्दी देखी थी। उसकी आंखों में सवाल नहीं थे, सिर्फ सन्नाटा था, जो कहता था कि मैं समझती हूँ। एक दिन उसने मुझे देखकर धीमे से कहा, जब कुछ समझ ना आए तो बस ऊपर वाले को याद कर लेना, वो कभी साथ नहीं छोड़ता। उसकी ये बात सुनकर पहली बार दिल में कुछ हलचल सी हुई थी, जैसे कहीं अंदर जमी हुई बर्फ थोड़ी पिघलने लगी हो।
उस रात मैंने हिम्मत करके प्रार्थना की, बिना किसी शिकायत के, बिना कोई सवाल किए, बस चुपचाप। दिल से निकले वो टूटे शब्द जैसे आसमान तक पहुंच गए थे। 10 दिन गुजर गए और फिर डॉक्टर ने कहा, अब हम पट्टियां धीरे धीरे हटाएंगे। नर्स ने झिझकते हुए कहा, थोड़ा दर्द हो सकता है, लेकिन अब ये ज़रूरी है। पर मुझे अब जिस्म के जख्मों से डर नहीं लगता था। जो टूटना था वो अंदर बहुत पहले ही टूट चुका था। पट्टियों के नीचे से पहली बार एक हल्की सी हवा की लहर मेरे चेहरे से टकराई और मुझे उस लम्हे थोड़ी राहत महसूस हुई, जैसे किसी ने मेरे दर्द पर हल्का सा हाथ रख दिया हो। डॉक्टर बोले, कुछ दिन बाद आईना दिखा सकते हैं। मैंने बस गर्दन हिला दी, पर दिल के अंदर फिर से वही डर सर उठाने लगा था। उस रात कमरे में कोई आया। कमरे की आहट जानी पहचानी सी थी। वो मामी थी। धीरे से पास आकर बोली, तेरी वजह से खानदान में थू थू हो रही है। सब पूछ रहे हैं क्या हुआ है। मैं चुप रही। उनके शब्दों का मतलब मैं समझती थी, पर कहने को मेरे पास अब कुछ नहीं बचा था। फिर वो धीरे से झुकी और जहर घोलती जुबान में बोली, बस कोई तुझे अपना ले, वरना उम्र भर इसी कमरे में पड़ी सड़ती रहना। दरवाज़ा बंद हुआ और अंदर एक सन्नाटा भर गया। लेकिन उस सन्नाटे में भी मैं एक आवाज़ सुन रही थी, वो जो जुबान पर नहीं आती पर आत्मा को चीर देती थी। उस रात मैंने एक बार फिर उसी ऊपर वाले से रो रो कर प्रार्थना मांगी, पर इस बार प्रार्थना में डर नहीं था, बल्कि एक टूटे इंसान की सच्ची उम्मीद थी। हॉस्पिटल से लौटना मेरे लिए घर लौटना नहीं था, वो एक और कैद की शुरुआत थी। कमरा वही, पुरानी दीवारें, पुराना टूटा बिस्तर और वो एक खिड़की जहाँ से रोशनी कम और धूल ज़्यादा आती थी। बस एक चीज़ नई थी, वो खामोशी जो अब मेरे साथ रहने लगी थी। मामी ने मुझे बैठक के पिछले हिस्से में एक अलग कमरा दे दिया। कहा, लोगों को तेरा चेहरा ना दिखे, अच्छा होगा। वैसे भी हमें बदनामी नहीं चाहिए। दरवाजे के बाहर से ताला लग जाता और दिन में मेरे लिए बस एक बार खाना रख दिया जाता था, जैसे किसी कैदी के लिए थाली सरकाई जाती है। मामा अब मेरी तरफ देखना भी नहीं चाहते थे, जैसे मैं कोई बोझ हूँ या फिर कोई ऐसा डर जो आंखों से टकराकर शर्म दिला दे। मैंने वक्त को पकड़ने की कोशिश की, दीवार पर अपनी उंगलियों से एक एक दिन निशान बनाने लगी। हर बार सूरज की रोशनी बदली, मैं दीवार पर एक लकीर खींच देती, जैसे हर नया दिन मेरी सज़ा की गिनती में एक और एक दिन बढ़ा देता है। एक दिन अकेले बैठे बैठे मैंने कमरे में एक पुरानी अलमारी खोली। अंदर कुछ सामान रखा था, मिट्टी से सना हुआ, वक्त से, धूल से लदा हुआ, और उसी मिट्टी में कुछ दबा हुआ था। पर वो किताब जैसे बरसों से मेरा इंतज़ार कर रही थी, जैसे किसी ने उस अलमारी में उसे सिर्फ मेरे लिए छुपा रखा हो। मैंने उसे कांपते हाथों से उठाया और सीने से लगा लिया। वो एक पुरानी किताब थी जिसका नाम था, तू भी कोई जख्म सा है, धूल से सनी, पर उसके पन्नों में जैसे मेरी ही अधूरी आवाज़ बसी थी। उस दिन से मैंने उसे पढ़ना शुरू किया। हर पन्ना मेरी ज़िंदगी का आईना लगने लगा। हर मोड़, हर दर्द, हर सवाल, जैसे उस किताब ने मेरे अंदर से ही निकाला हो। जब मैंने पहली बार पढ़ा तो आवाज़ मेरी अपनी नहीं लगी। तकलीफ से टूटती सांसें और हर लाइन में कोई ऐसी ठंडक थी जो मेरे अंदर की आग को शांत करती जा रही थी। कुछ पंक्तियां मैं बार बार पढ़ती, जैसे अपने आप से ही कोई सवाल कर रही थी, और हर बार जवाब वही खामोशी दे रही थी। और अब मेरी सबसे गहरी दोस्त बन चुकी थी। वो किताब अब मेरे लिए मरहम बन चुकी थी। मैं रो रो कर प्रार्थना करती रही। चेहरे की जलन तो अब भी महसूस होती थी, पर अंदर कहीं एक हवा चलने लगी, जैसे बंजर ज़मीन पर पहली बारिश। मैंने उसे रोज़ का मामूल बना लिया था। ना कोई दवा थी, ना मरहम, बस वही किताब, मेरी प्रार्थनाएं, मेरी उम्मीद। दिल में एक छोटी सी ख्वाहिश सर उठाती, क्या सब कुछ वापस आ सकता है? क्या मैं फिर से मुस्कुरा सकती हूँ? पर फिर खुद को रोक लेती, नहीं, मुझे सिर्फ सुकून चाहिए, दुनिया की दौड़ नहीं। रात को जब पूरा घर सो जाता, मैं चुपचाप उस किताब को लेकर खिड़की के पास चली जाती। कमरे की हल्की रोशनी में घंटों बैठी पढ़ती रहती। आंखों से आंसू बहते, पर अब वो आंसू जख्म को नहीं बढ़ाते थे, बल्कि जैसे अंदर की तकलीफ को धो रहे हों। कभी कभार मामी बाहर से ताने देती, इतना पढ़ने से क्या तेरा चेहरा वापस आ जाएगा? ऊपर वाला कोई चमत्कार नहीं करता, लोग तेरी शक्ल देखकर मुंह मोड़ते हैं, ये हकीकत है, इसे मान ले। अब मैं चुप रहती। उनकी बातों का असर अब कम होने लगा था। अब जब कुछ कहना होता, मैं हाथ उठाकर ऊपर वाले से कहती, जो बेहतर समझे वही मेरे लिए करना। कुछ दिन बाद मामी मुझे दोबारा हॉस्पिटल ले गई। डॉक्टर ने कहा, कुछ सुधार तो हो रहा है, पर रफ्तार बहुत धीमी है। मामी ने सुनते ही फिर ताना कसा, देखा, ऊपर वाला कोई चमत्कार नहीं करता, ये सोचती है कि कोई करिश्मा आकर इसे ठीक कर देगा। डॉक्टर खामोश रहे।
मैंने अपनी नज़रें झुका ली, पर दिल में बस वही किताब की कुछ पंक्तियाँ गूंज रही थी। सब्र, अगर सांस बन जाए तो दर्द भी तसल्ली देने लगते हैं। और फिर एक दिन मामी मेरे कमरे में आई, हाथ में एक पुरानी चादर थी। धीरे से बोली, ये तेरी माँ की थी, शायद तुझे याद हो। मैंने चादर को हाथ में लिया और पहली बार कुछ महसूस किया, जैसे बीता हुआ कल मेरे सामने खड़ा हो गया हो। उस चादर की महक, वो मुलायम कपड़ा, सब कुछ जैसे मेरे जख्मों पर एक नर्म पर्दा बन गया हो। उस दिन पहली बार मैंने आंसुओं को रुकने नहीं दिया, मैंने उन्हें बहने दिया, क्योंकि अब हर आंसू एक नया पन्ना लिख रहा था, मेरी वापसी की कहानी का। उसी रात मैंने अपनी माँ को सपने में देखा। वो सफ़ेद कपड़ों में थी, बिल्कुल शांत, मुस्कुराती हुई, कुछ बोली नहीं, बस मेरे पास आई, मेरे माथे, हाथ और पैरों पर हल्के से हाथ रखा, और फिर जैसे अचानक हवा में घुल गई। मैं एकदम चौंक कर उठी, पसीने से भीगी हुई थी, लेकिन दिल के अंदर कोई हलचल रुक नहीं रही थी। मैंने माँ को याद किया, वो उनका हाथ, वो मुस्कान, जैसे कोई इशारा दे गया हो, बेटा हारना मत, सब्र रखना, मैं तेरे साथ हूँ। उस दिन से मैंने अपने दिन की शुरुआत एक प्रार्थना से करना शुरू की, और रात में वही किताब, वही प्रार्थना, और रोते रोते नींद की गोद में चले जाना। अब जैसे ये सब मेरी जिंदगी का हिस्सा बन गया था। नींद भी अब प्रार्थना जैसी लगने लगी थी। एक रात जब मैं किताब पढ़ते पढ़ते सो गई, तो कुछ ऐसा हुआ जो मैंने पहले कभी महसूस नहीं किया। मैंने देखा जैसे कोई दरवाज़ा खुला हो, और मैं किसी अनजानी हल्की सी रोशनी की तरफ बढ़ रही हूँ। आसपास कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, सिर्फ वो सफ़ेद रोशनी जो हर कदम पर और चमक रही थी। फिर उस रोशनी के बीच एक चेहरा नजर आया। ना वो पूरी तरह मर्द था, ना औरत, बस एक रोशनी जैसा खास था। आंखों में अजीब सा सुकून, होठों पर बहुत सुकून और भरोसे से भरी मुस्कुराहट। उसने धीरे से कहा, तुम्हारा सब्र अब खत्म होने को है, बस एक मुश्किल मोड़ बाकी है। मैंने उसकी तरफ देखा, कुछ कहना चाहा, पर जुबान जैसे बंद थी। फिर भी वो आवाज़ मेरे अंदर उतरती चली गई, जैसे दिल की गहराई में किसी ने उम्मीद का बीज डाल दिया हो। उसने अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाया, पर छुआ नहीं। बस एक एहसास हुआ, जैसे मेरे जिस्म के आर पार कोई हल्की गर्मी बह रही हो। और उसी पल मेरा सपना टूट गया। मैं पसीने पसीने हो चुकी थी, सांसें इतनी तेज चल रही थी कि दिल जैसे पसलियां तोड़कर बाहर आना चाहता हो। कमरे में अंधेरा था, पर अजीब सा लगा, जैसे अभी भी वहाँ कुछ रोशनी बाकी है। मैंने फिर एक बार आंखें बंद की और वही प्रार्थना दोहरा दी, जो अब मेरी सबसे मजबूत दीवार बन गई थी। उस रात कमरे में मेरी अपनी आवाज़ गूंज रही थी, न चीख न सिसकियाँ, बस एक ऐसी आवाज़ जिसमें कोई अलग ही ताकत थी, जैसे अंदर से मुझे किसी ने थाम लिया हो। मैं पूरी रात जागती रही, और पहली बार, सच में पहली बार, मैंने खिड़की के बाहर से आती सूरज की पहली किरण देखी। वो कोई आम रोशनी नहीं लग रही थी, जैसे ऊपर वाले ने मुझे कोई इशारा किया हो। मैंने धीरे से खिड़की का पर्दा हटाया और बस देखती रही। परिंदे उड़ रहे थे, हवा में किसी फूल की धीमी सी खुशबू थी। शायद कहीं दूर कोई फूल खिला हो, या शायद मेरे अंदर कोई नया एहसास उगाया था। अगले दिन नील कमरे में आई, वही नील, मामी की बेटी, जिसकी आंखों में कभी कभी एक अजनबी सी हमदर्दी झलकती थी। मैंने उसे देखा और धीमे से कहा, कल रात मैंने एक सपना देखा था, अजीब सा, लेकिन जैसे सच्चा हो। उसने पूछा, क्या देखा? मैंने नजरें झुका ली, फिर बहुत धीरे से कहा, किसी ने मुझसे कहा कि सब्र अब खत्म होने वाला है, बस एक मुश्किल मोड़ बाकी है। नील थोड़ी देर तक खामोश रही, फिर बोली, कभी कभी सपने असल जिंदगी से ज्यादा सच्चे होते हैं। शायद ऊपर वाला तुझे धीरे धीरे तैयार कर रहा है। मैं चुप हो गई, लेकिन दिल के अंदर कोई मीठा सा एहसास अब भी रह गया था। उसी रात मामी फिर खाना लेकर आई, थाली जमीन पर रखी और झुंझलाकर बोली, अब क्या नया ड्रामा शुरू कर दिया है? कल तूने कौन सा सपना देखा है? और मैंने बस इतना ही कहा, जो ऊपर वाले की तरफ से होता है वही देखा है। वो हंस दी और दरवाज़ा बंद करके चली गई। मैंने उसी दिन अपनी पुरानी डायरी निकाली और पहले पन्ने पर बस इतना लिखा, अगर ये दुख की आखिरी रात है तो अगली सुबह रोशनी ज़रूर होगी। अब हर दिन की शुरुआत मैंने प्रार्थना से करनी शुरू कर दी थी, और हर रात उसी पर ख़त्म होती। मैं इतनी थक जाती थी कि रोते रोते ही नींद आ जाती, लेकिन अब नींद भी जैसे प्रार्थना का हिस्सा बन गई थी। 5 दिन बीत गए, डॉक्टर दोबारा आए, चेहरे की कुछ नई तस्वीरें ली और रिपोर्ट तैयार की। कुछ देर बाद उनकी आवाज़ आई, रिस्पॉन्स थोड़ा सुस्त है, लेकिन उम्मीद बाकी है, कुदरत अपना काम कर रही है। नील ने धीरे से मेरा हाथ पकड़ा और बोली, मेघा, यही शायद वो मुश्किल वक्त है जिसकी तुम बात कर रही थी। और मैंने चुपचाप सर हिलाया। मुझे अब डर नहीं था, बल्कि जैसे किसी नए जन्म का इंतज़ार था।
अगली सुबह मामी किसी से कह रही थी, अब इसकी शक्ल दिखाने लायक नहीं रही। अगर किसी ने रिश्ता भी भेजा तो वो इसे देखकर खुद ही इनकार कर देगा। पहले ऐसे शब्द मुझे जहर लगते थे, अब जैसे सिर्फ आवाज़ बनकर रह गए थे, खाली और बेअसर। उस शाम मैं अपने कमरे में बैठी थी। मैंने नील से कहा, मैं खुद को देखना चाहती हूँ। उसने हैरानी से पूछा, अभी? मैंने कहा, अभी नहीं, लेकिन जब वक्त आएगा मुझे हिम्मत चाहिए होगी। वो बोली, जब तू कहेगी मैं शीशा ले आऊंगी। उस रात मैंने फिर प्रार्थना की, लेकिन इस बार बिना कोई शब्द बोले, बस आंखें बंद की और दिल से कहा, बस वही देना जो मेरा यकीन बचा ले। अब कुछ तो बदल गया था। अब मैं चेहरा छुपाने की जगह उसे अपनाने लगी थी। अपनी इस हालत को अब मैंने समझना नहीं, अपनाना सीख लिया था। नील ने मुझसे कहा, चाहे तो हल्का सा शीशा देख सकती है, धुंधला होगा, जैसे धूप में अक्स बनता है। मैंने कुछ देर सोचा, फिर कहा, नहीं, मैं अब खुद को जब देखूंगी जब मैं पूरी रोशनी में होंगी, अभी नहीं। अब मैं अपने हाथों से अपने चेहरे को महसूस करने लगी थी, जहाँ नर्म था, जहाँ सख्त उंगलियां हर जगह से गुजरती थी, जैसे कोई नक्शा बन रहा हो। अब मैं खुद को बिना शीशे के पहचानने लगी थी। एक रात मुझे फिर वही सपना आया, वही चेहरा, दूर से, ना कुछ कहा ना कोई आवाज़, बस हाथ से इशारा किया, जैसे कह रहा हो, बस अब तुम बहुत पास हो। मैं जाग गई और पहली बार मुस्कुराकर आसमान की तरफ देखा। अब कोई डर नहीं था। अगर कोई इम्तिहान बाकी भी है तो मैं उसके लिए तैयार हूँ। सुबह मामूली सी आवाज़ आई, उठ जा, कुछ रिश्ते वाले आ रहे हैं। ये सुनते ही जैसे मेरा वक्त ठहर गया, लेकिन अंदर एक अजीब सा सुकून भर गया था। न मैंने ये पूछा कि कौन आ रहा है, न जानने की कोई ख्वाहिश हुई, बस दिल की एक धड़कन टूटी, जैसे कोई अलार्म बजा हो कि अब कुछ बड़ा होने वाला है। और मैं बस चुपचाप अपने कामों में लग गई। खामोशी से मैंने वही सफ़ेद चादर ओढ़ ली, जो सालों से मेरे दुखों की हमसफ़र बनी हुई थी। कुछ ही देर में बैठक की तरफ से बातों की आवाज़ आने लगी, हंसी, सवाल जवाब, चाय की चुस्कियों के बीच कुछ फुसफुसाहटें। फिर नील आई और धीमे से बोली, वो लोग तुम्हें देखना चाहते हैं। मैं तैयार हो जाऊं, मैंने उसकी आंखों में देखा। वो कुछ कहना चाहती थी पर खुद को रोक रही थी। धीरे से बोली, तू चादर में ही रहना, नीचे नज़रें नीचे रखना और कुछ मत कहना। जैसे वो भी उस बात को बोलते हुए टूट रही थी, मानो उसके दिल में भी डर था और कहीं कुछ बिखर न जाए। मामी भी दरवाजे पर खड़ी हुई थी। उन्होंने बस इशारे से कहा, चलो, देर हो रही है। मैंने चादर ओढ़ी और धीरे धीरे बैठक की तरफ बढ़ी। जैसे ही मैं वहां पहुंची, सारी नजरें एक पल के लिए मुझ पर उठी और फिर चारों ओर एक अजीब सी खामोशी छा गई। सामने बैठे लड़के के पापा ने मुझसे नजरें चुरा ली और एक औरत ने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा। फिर अपने मन में शायद कुछ तय कर लिया, क्या यही लड़की है वो? उस औरत ने मामी से पूछा। हाँ जी, यही है। मामी ने कहा, थोड़ी कमज़ोर है लेकिन दिल की बहुत साफ है। झूठ उस वक्त जैसे उनके होठों से आदत बनकर फिसल रहा था। फिर उस औरत ने शक से कहा, तस्वीर से तो ये काफ़ी अलग लग रही थी। फिर मामी ने मेरी तरफ देखा और बिना मेरी इजाज़त के चादर तेज़ी से खींच दी। देख लीजिए, शक्ल सूरत जैसी भी हो, किस्मत अच्छी है। मुझे ऐसा लगा जैसे वक्त रुक गया हो। चादर गिरने के उस एक पल में जो हवा चली, उसने मेरी आत्मा को छूकर हिला दिया था। और सामने बैठी औरत ने एक बार नजर डाली, फिर नजरें हटा ली। वो मर्द खामोशी से उठ खड़े हुए, बस इतना कहा, हम सोचकर बताएंगे, और दरवाजे की तरफ बढ़ गए। पर मामी पीछे से आवाज देती रही, हमारी बेटी बेकार तो नहीं है, बस एक हादसा हो गया था और इसका दिल बहुत साफ है। लेकिन दरवाज़ा बंद हो गया और उसके बाद मामी की हंसी गूंजने लगी। मैं कहती थी ना, कोई भी तुझे नहीं अपनाएगा। अब तो होश आ गया होगा तुझे इस बात का। मैं चुपचाप पलटी और अपने कमरे में आ गई। ना कोई आंसू, ना कोई चीख, बस एक सन्नाटा था जो आत्मा को चीर कर निकल गया। मैं जाकर दीवार के उस कोने में बैठ गई जहाँ मैं दिन गिनती थी। आज उस दीवार पर एक और निशान लगाया, रिश्ता नंबर 3, इनकार। रात को फिर बेबस पड़ी रही। इस बार मेरी आवाज़ काँप रही थी, लेकिन प्रार्थना में कोई कमी नहीं थी। मैंने पानी पिया, आंखों से आंसू पोंछे और बस एक ही प्रार्थना मांगी, जो दुख देगा वो भी तेरा फैसला और जो सुकून देगा वो भी तेरा ही है। बस मुझे अपना आशीर्वाद दे दे, बाकी सब तेरे हवाले। मैंने शीशे को हाथ लगाया, अब भी उस पर अखबार चिपका हुआ था। मैंने अपना हाथ रोक लिया, नहीं, अभी नहीं, मुझे वो अक्स नहीं देखना जो मेरे अंदर का यकीन तोड़ दे। अगली सुबह नील आई और बोली, तुम्हारे चेहरे के जख्म शायद अब कुछ जल्दी भर रहे हैं, डॉक्टर ने उम्मीद जताई है। मैंने होले से पूछा, क्या चमत्कार सिर्फ शक्ल में होते हैं? नील मुस्कुराई, कभी कभी ये दिल भी मांगता है, और तू खुद एक चमत्कार है जो अंदर से हो रहा है ना,
वो असली चमत्कार है। उसके बाद मैं हर दिन थोड़ी-थोड़ी बदलने लगी, जैसे हर नया दिन मेरे ज़ख्मों पर कोई मरहम रख जाता था। वो किताबें जो धूल में दबी थी, अब मेरे लिए ज़िंदगी का रास्ता बन रही थी। मेरी शादी एक अधूरा किस्सा थी और प्रार्थना मेरा सबसे बड़ा हथियार। वो लोग तो चले गए, लेकिन मेरी गैरत अब जाग चुकी थी। मैंने खुद से कहा, अब अगर ज़िंदगी में कोई आएगा, तो मेरे चेहरे से नहीं, मेरे सब्र से प्यार करेगा। और मुझे लगता था, वो लम्हा अब ज़्यादा दूर नहीं। अब मैं ऊपर वाले के हाथों से खुद को बनते हुए देख रही थी, खामोशी से, यकीन से और पूरे भरोसे के साथ। घर के पुराने संदूक में मेरी कुछ किताबें पड़ी थी, धूल में लिपटी हुई, लेकिन उसके शब्द आज भी जिंदा थे। मैंने उन्हें साफ किया, जैसे खुद को फिर से जिंदा कर रही थी। मामा के मोबाइल पर रजिस्टर्ड मोबाइल को अपडेट किया और एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर देखा। अब मुझे दुनिया को अपना चेहरा नहीं दिखाना था, मुझे सिर्फ अपने हुनर को आवाज़ देनी थी। मैंने फ्री ऑनलाइन क्लासेस शुरू की, सोशल मीडिया मैनेजमेंट और कंटेंट राइटिंग में खुद को आजमाना शुरू किया। दिल के किसी कोने में मामी की आवाज़ अब भी सुनाई देती थी, बस ऐसी बेकार बैठी रहती है और फ़ोन में घुसी रहती है। लेकिन मैंने कभी जवाब नहीं दिया, बस चुपचाप काम करती रही। पहला क्लाइंट अमेरिका से मिला। उसने कहा, यू राइट लाइक समवन हु हैज़ सीन द वर्ल्ड इन साइलेंस। मैंने मुस्कुराकर जवाब दिया, साइलेंस इज़ द बेस्ट टीचर। 5 दिन में दूसरा काम मिला, फिर तीसरा। काम बढ़ने लगा और मेरे अंदर का भरोसा भी। एक दिन मामा ने मुझसे पूछा, ये लैपटॉप कहाँ से आया? मैंने सीधा जवाब दिया, इसे मैंने अपने पैसों से लिया है, काम के लिए। वो कुछ पल खामोश रहे, जैसे कुछ कहना चाहते हो, फिर चुपचाप पलट गए। मामी ने सुना तो ताना मारा। हाँ, अब वो जली हुई शक्ल वाली भी कमाने लगी। कोई रहम खा रहा होगा उस पर। मैंने मुस्कुराकर कहा, हो सकता है, लेकिन वो रहम इज्जत से भरा है। मामी को गुस्सा आया और उन्होंने दरवाज़ा ज़ोर से बंद कर दिया। अब मेरा कमरा बदलने लगा था। एक छोटा सा मैकबुक, एक स्टडी टेबल और दीवार पर मेरे कामों की लिस्ट। हर दिन कुछ नया, कभी कोई स्टेगरी, कभी कोई क्लाइंट मीटिंग। मेरे क्लाइंट्स की लिस्ट बढ़ रही थी और उनके सुझाव मेरे लिए सबक बनते जा रहे थे। एक क्लाइंट ने मुझसे एक दिन कहा, यू आर मोर रिलेबल देन मोस्ट फेस आई हैव सीन। मैंने सोचा शायद अब मुझे अपना चेहरा साबित करने की ज़रूरत ही नहीं रही। एक दिन एक मोहल्ले के एक बच्चे की स्कूल फीस न भर पाने की बात सुनी, तो मैंने चुपचाप उसकी फीस भर दी। और मामी को जब पता चला तो फिर उन्होंने ताना दिया, अब तो ये पैसे भी बांटने लगी है। और मैंने सिर्फ इतना कहा, जब हाथ कमाता है तो दिल को सुकून चाहिए होता है। अब मैं खामोशी से कमाती थी और चुपचाप बांटती जाती थी। और अब रोज़ की प्रार्थना भी मेरी रोज़मर्रा ज़िंदगी का हिस्सा बन गई थी। बस इस बार वो सिर्फ शब्द नहीं, एक रिश्ता बन चुकी थी। एक दिन नील ने मुझसे कहा, अब तुम पहले जैसी नहीं लगती, तुम्हारे अंदर जैसे कोई रोशनी है जो बाहर तक आ रही है। मैंने मुस्कुराकर जवाब दिया, ये रोशनी मेरी हिम्मत की है, मेरे काम और मेरे हौसले की। दोनों मिलकर मुझे हर रोज़ थोड़ा थोड़ा नया बना रहे हैं। शायद पहली बार मुझे लगा कि मैं अब अपनी कदर खुद लिख रही हूँ और इस कदर के लिए अब मुझे किसी शीशे की ज़रूरत नहीं थी। कई महीने बीत चुके थे ये काम करते हुए। अब मेरे पास फ्यूचर प्लान्स की एक लिस्ट थी। सब कुछ अपनी रफ्तार में चल रहा था, काम, प्रार्थना, पढ़ाई और एक खामोश तसल्ली जो हर रात दिल में चुपचाप आकर बैठ जाती थी। तभी एक दिन एक नया प्रोजेक्ट आया। जैसे ही मैंने फाइल देखी, क्लाइंट का नाम था नयन। वो हैदराबाद से था, इंग्लिश में एक ब्रांड के लिए कॉपीराइटिंग करवा रहा था। उसका पहला मैसेज था, हाय मेघा, योर राइटिंग सैम्पल्स आर इम्प्रेसिव, कैन बी डिस्कस अ कंसेप्ट फॉर माई ब्रांड। तो मैंने सीधा जवाब दिया, श्योर, सेंड मी योर आइडिया, ब्रीफ एंड टाइमलाइन। शुरुआत में वो काफ़ी क्लाइंट जैसा ही लगा, वक्त का पाबंद और पेमेंट भी पे समय पर करने वाला। लेकिन कुछ ही दिनों में बातों में एक बदलाव आने लगा। एक दिन उसने लिखा, यू डोंट जस्ट राइट, यू मेक पीपल फील, योर वर्ड साउंड लाइक समवन हैज़ लर्नड द लैंग्वेज ऑफ द हार्ट। तो पहले तो मैंने इसे बस एक तारीफ समझकर छोड़ दिया, लेकिन फिर एक दिन उसने लिखा, मेरा दिल करता है कि आपसे बिना काम की बात भी करूं, आपको भी सुनूं। उसका मैसेज पढ़कर जैसे मेरा दिल एक पल को रुक गया। मैंने स्क्रीन को देर तक देखा, फिर जवाब दिया, दिस इज़ अ प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म सर। उसका जवाब कुछ देर में आ गया। मुझे अफसोस हुआ, लेकिन ये बात दिल की थी, इसीलिए रोक नहीं सका। माफ़ी चाहता हूँ अगर आपको बुरा लगा हो तो। ये पढ़ते ही मैं ठिठक गई। नहीं, मुझे बुरा नहीं लगा था, शायद इसलिए कि उसके शब्दों में वो बनावट नहीं थी जो लोग अक्सर चेहरा देख कर लाते थे। वो मुझे सिर्फ मेरे काम से जानता था, न शक्ल देखी थी, न बीता हुआ कल पूछा था। फिर भी उसके शब्द मेरे दिल के बहुत करीब लग रहे थे और शायद मेरी प्रार्थना भी वही थी। कुछ दिन खामोशी रही,
फिर एक दिन खुद ही उसका मैसेज आया, क्या आपको लगता है कि किसी से बात करने के लिए चेहरा ज़रूरी होता है? मैं थोड़ी देर चुप रही, फिर दिल से जवाब निकला, अगर नीयत साफ हो तो चेहरा कभी भी ज़रूरी नहीं होता। फिर कोई भी रिश्ता सच्चा हो सकता है। उसने तुरंत लिखा, तो फिर मुझे इजाज़त दीजिए, मैं आपकी सोच को समझना चाहता हूँ। मैंने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन दिल के किसी कोने में एक अजीब सा सुकून था, जैसे किसी ने मेरी रूह की दीवार पर पहली बार दस्तक दी हो, नरमी से, बिना शोर किए। फिर दिन गुजरने लगे और हम अक्सर रात को बातें करने लगे। कभी वो काम की बात करता, कभी किसी बात पर प्यार से मुस्कुरा देता, कभी उसके शब्दों में हैरत होती, कभी सिर्फ मौसम पर हल्की सी बात। एक रात उसने कहा, मेघा, तुमने कभी अपने बारे में कुछ बताया नहीं। मैंने थोड़ी देर सोचा, फिर लिखा, मैं बस एक आम सी लड़की हूँ जिसे कुछ गैर मामूली हालातों में जीना सीखना पड़ा है। उसने ये बात पढ़ते ही जवाब दिया, तो फिर तुम कोई आम नहीं बल्कि बहुत खास हो। उस रात हम देर तक जागते रहे। मेरे हाथ में किताब थी, दिल में हलचल और दिमाग सिर्फ नयन की तरफ। मैंने ऊपर वाले से कहा, अगर ये इंसान मेरे लिए नहीं है तो इसे मेरे दिल से दूर कर देना, लेकिन अगर है तो कोई इशारा दे दे। अगले दिन उसका मैसेज आया, आज सुबह तुम्हारा भेजा काम देख रहा था, पता नहीं क्यों तुम बहुत याद आने लगी। ऐसा लगा जैसे तुम्हारी आवाज़, तुम्हारे शब्द हर लाइन में शामिल हो। मैं स्क्रीन को देखती रही, कुछ जवाब नहीं दिया, लेकिन आंखें भीग गई थी। मैं जानती थी उसे सच नहीं पता था। उसे नहीं मालूम था कि जिससे वो बातें कर रहा है वो उस समाज की नज़रों में आम नहीं है। फिर एक दिन मैंने फैसला किया कि उसे खुद से दूर रहने का इशारा दूं। मैंने एक छोटी सी मेल भेजी, मैं बस एक वर्कर हूँ, लेकिन मेरी पर्सनल ज़िंदगी में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो शायद आपको उलझा सकती हैं। उसका जवाब आया, उलझनों को समझना ही तो किसी इंसान की असली पहचान होती है। मैंने कुछ नहीं कहा, बस उससे बात करना थोड़ा कम कर दिया। 2 दिन तक कोई मैसेज नहीं आया। तीसरे दिन उसने लिखा, तुम्हारी खामोशी का मतलब मैं अच्छे से समझता हूँ, लेकिन अगर कभी लगे कि मैं सुनने के काबिल हूँ तो बिना झिझक बात कर लेना। पहली बार किसी ने मेरे इनकार को भी इजाज़त दी थी। मैंने अपने दिल को सख्ती से पकड़ा हुआ था। खुद से कह रही थी कि ये वो दुनिया नहीं जहाँ सपने सच होते हैं। लेकिन फिर दिल ने एक और सवाल किया, अगर ऊपर वाला चाहे तो क्या सपना भी हकीकत नहीं बन सकता? उस रात में बहुत देर तक यही सोचती रही। नयन की हर बात कहीं न कहीं दिल पर लिखती जा रही थी। अब समझ आ रहा था कि नयन शायद कोई अजनबी नहीं, बल्कि सिर्फ देर से आने वाला अपना है। कभी-कभी कुछ लोग हमारी आत्मा को ऐसे छू जाते हैं जैसे जन्मों का कोई रिश्ता हो। लेकिन दिमाग अब भी डर रहा था, जब सच सामने आएगा, जब वो मेरा चेहरा देखेगा, तो क्या वो पलट नहीं जाएगा? काम पूरा होने के बाद नयन ने कॉल करने को कहा, सिर्फ ऑडियो कॉल, वीडियो नहीं। मैंने सोचा ये मामूली बात है, लेकिन दिल की धड़कनें तेज होने लगी। फिर उसने अचानक कहा, मेघा, क्या कभी ऐसा हो सकता है कि हम मिले, बस आमने सामने बैठकर खामोशी से बातें करें? मेरा दिल जैसे एक पल को थम गया। मैंने कमरे की दीवारों को देखा, हाथ खुद ब खुद चेहरे तक चला गया, जैसे वो जला हुआ हिस्सा अभी भी ढका रहा हो। वो फिर बोला, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, क्या ये मुमकिन है? इस बार उसकी आवाज़ और भी नरम थी, जैसे उसे भी डर हो कि मैं मना न कर दूं। मेरी उंगलियां कीबोर्ड पर ठहरी रही। फिर मैंने धीरे से लिखा, मेरी हकीकत तुम्हें हिला सकती है नयन। कुछ लम्हों बाद उसका जवाब आया, कभी कभी किसी की आत्मा इतनी साफ होती है कि वो चेहरा नहीं दिल से देखी जाती है। मैंने तुम्हारी आत्मा देखी है। मैंने फ़ोन रख दिया और आंखें बंद कर ली। दिल की गहराई में एक सुकूनपन था, लेकिन अब वो सूनापन भी सुकून देने लगा था। सालों बाद किसी ने मुझे ऐसे शब्द दिए थे जो सीधे दिल में उतर गए। उसी दिन मैंने पहली बार शीशे को देर तक देखा, अखबार का वो कोना हटाया और खुद की आंखों में झांकने की हिम्मत की। फिर खुद से पूछा, अगर वो मुझे इस हालत में भी अपनाए तो क्या मैं खुद को फिर से पा सकूंगी? मैंने फौरन अखबार वापस चेहरे पर चिपका लिया और ज़मीन पर बैठ गई। उसी रात नयन का एक और मैसेज आया, अगर तुम मेरे सामने आओ और तुम्हारा चेहरा वैसा ही हो जैसे दुनिया नहीं चाहती है, तब भी मैं तुमसे प्यार करूंगा, क्योंकि जो मैं चाहता हूँ वो तुम्हारा चेहरा नहीं, वो तुम खुद हो। मेरी आंखों से आंसू बह निकले। मैंने उसी वक्त ऊपर देखा और प्रार्थना की, अगर यही मेरा नसीब है तो मुझे कोई चमत्कार दे दे, कोई एक इशारा जो सिर्फ तू दे सकता है। अगली सुबह मैंने पहली बार लैपटॉप खोला, कैमरा सेटिंग देखी, उंगलियां कांप रही थी, लेकिन दिल जैसे धीरे धीरे बोल रहा था, अब वक्त आ गया है। मैंने नयन को मैसेज किया, क्या तुम कल शाम को वीडियो कॉल पर बात कर सकते हो? उसका फौरन जवाब आया, यस एनी टाइम यू से। मैंने सिर्फ इतना लिखा, कल शाम। अगले दिन मैं दिन भर खामोश रही। दिल में एक अजीब सी हलचल थी, जैसे कोई तूफान आने वाला हो। नील ने पूछा, आज कुछ बदला बदला सा लग रहा है। सब ठीक है,
मैंने जवाब दिया, बस मेरे लिए प्रार्थना करना। आज वो पल है जिससे मेरा सब कुछ बदल सकता है। शाम को मैंने खुद को तैयार किया, हल्की सी चादर ओढ़ी, कैमरा ऑन किया, लेकिन अभी कॉल नहीं की। बस वही बैठ गई, सोचती रही कि अगर वो मुझे देखकर खामोश हो गया तो क्या मैं फिर से टूट जाऊंगी? अगर उसकी आंखों में झिझक दिखी तो क्या मेरे जख्म फिर से हरे हो जाएंगे? लेकिन इस बार दिल की आवाज़ थोड़ी अलग थी। अब तो हिम्मत करनी ही पड़ेगी, या तो टूट जाएगी या फिर खुद को पा लूंगी। मैंने दोबारा से प्रार्थना की, बस यही कहा, अगर वो तेरा भेजा हुआ है तो मेरी इज्जत बचा लेना ऊपर वाले। नयन की कॉल आने वाली थी। दिल जैसे जोर जोर से धड़क रहा था। मेरी उंगली स्क्रीन पर पहुंची और कॉल रिसीव कर ली। अभी तक मेरा कैमरा बंद था। मैंने आंखें बंद की और कुछ पढ़ने लगी। फिर थोड़ी हिम्मत जुटाकर कैमरा ऑन कर दिया। दूसरी तरफ खामोशी थी और फिर कुछ लम्हों बाद उसकी धीमी सी आवाज़ आई, तुम्हारी आंखें वही हैं जो मैंने सोची थी। मेरी आंखों से आंसू बह निकले। मैंने कैमरा बंद किया और सिर्फ इतना लिखा, शुक्रिया, तुमने मुझे मेरी ही नज़रों में कीमती बना दिया। मुझे नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है, लेकिन ये ज़रूर समझ आ गया था कि शायद मेरी कहानी ख़त्म नहीं हो रही, बस अब एक नया रास्ता खुल रहा है, वो भी सच्चाई के साथ। नयन की वो वीडियो कॉल अब ख़त्म हो चुकी थी, लेकिन उसका असर अब भी मेरे वजूद में बाकी था। उसने कुछ नहीं पूछा, कोई सवाल नहीं किया, ना ही दुनिया की तरह अफसोस जताया, बस मेरी आंखों को पहचान लिया। और उसकी एक बात ने मेरे अंदर का सालों पुराना दर्द तोड़ दिया। तुम्हारी आंखें वही हैं, पर उनसे भी बेहतर। लेकिन मेरे दिल में एक और बात अभी भी अटकी हुई थी। जब तक मैं खुद को पूरी तरह से देख न लूं, तब तक मैं कैसे मान लूं कि सब ठीक हो रहा है? मेरे लिए शीशे में खुद को देखना आसान नहीं था। कई मौसम, कई महीने बीत गए थे मेरे चेहरे को जले हुए। उस दिन मैंने अखबार के उस पुराने शीशे को नहीं छुआ था। आज पहली बार तय किया कि अब मैं और नहीं भागूंगी। अब सच से सामना करना होगा, चाहे कुछ भी हो। वो रात का वक्त था। बाहर हल्की हल्की बारिश हो रही थी। मैं खिड़की के पास गई, बूंदें कांच पर आ रही थी और मन में जैसे कोई नया रास्ता खुल रहा था। अंदर से आवाज़ आई, ये वक्त है अब खुद को माफ़ करने का। मेरे हाथ काँप रहे थे, लेकिन दिल में सुकून था। मैंने आसमान की तरफ देखा और कहा, अगर ये आखिरी उम्मीद है तो इसे सच्चा कर दे ऊपर वाले, और मुझे तसल्ली दे। अब डरना नहीं है। ज़ुबान पर एक बात आई, मुझे वही दे जो मेरे लिए बेहतर है। धीरे धीरे आंखें बंद हो गई। या शायद मैं थक गई थी, या शायद आत्मा को सुकून मिल गया था। सपने में फिर से वही चेहरा आया जो कई बार आ चुका था, लेकिन इस बार वो पास था और बिल्कुल साफ। उसने सिर्फ एक बात कही, तेरी प्रार्थना अब पूरी हो गई है, सुबह शीशा देखना। मैं चौंक गई। ये सपना था या कोई सच्ची बात? सुबह मेरी आंख खुली तो खिड़की से सूरज की रोशनी अंदर आ रही थी। दिल में अजीब सी हलचल थी। ये आम सुबह नहीं थी। कमरे में एक हल्की सी खुशबू थी। शायद नयन ने फूल भेजे थे, या शायद मेरे दिल की खुशबू थी जो अब बाहर आ रही थी। मैंने बिस्तर के नीचे से वो अखबार में लिपटा पुराना शीशा निकाला, वही शीशा जो मैंने कब से छुपा कर रखा था। धीरे धीरे मैंने अखबार की परतें हटाई, जैसे वक्त की परतें खोल रही थी। शीशा साफ किया, हाथ कांप रहे थे, आंखें अब भी बंद थी। फिर एक गहरी सांस लेकर मैंने वो शीशा अपने हाथ में लिया। जुबान पर ऊपर वाले का ही नाम था। आंखें धीरे धीरे खोली और सूरज की रोशनी सीधा मेरे चेहरे पर पड़ी। मैं वहीं बैठी रही, गोद में रखा शीशा, बस उसे देखती रही। और वो चेहरा मेरा ही था, लेकिन इस बार बिल्कुल साफ। ना कोई जलन, ना कोई दाग, ना कोई पुराना निशान। जैसे ऊपर वाले ने मेरी आत्मा की रोशनी को मेरे चेहरे पर उतार दिया हो। मेरे होठों पर सिर्फ एक ही बात थी, तेरा शुक्र है ऊपर वाले, तेरा शुक्र है कि तूने मुझे फिर से मेरा चेहरा, मेरा हौसला लौटा दिया। मैं अपनी उंगलियों से अपने चेहरे को छूती रही, जैसे हर एहसास को महसूस करके खुद को यकीन दिला रही थी कि हाँ, ये मैं ही हूँ। तभी नील कमरे में आई। मेरी हालत देखकर कुछ पल ठिठकी रही, फिर धीरे से पास आई। मेरे चेहरे को देखकर उसकी आंखों में हैरत भर आई। तुम, ये तुम्हारा चेहरा? मैंने हल्की सी मुस्कान के साथ अपने आंसू पोंछे और धीरे से कहा, हाँ, ये मैं हूँ। ऊपर वाले ने जो मुझसे छीन लिया था वही अब लौटा दिया है, और शायद पहले से ही बेहतर बना के। वो पास आ गई, मेरे चेहरे को दोनों हाथ में थाम कर बोली, मेघा, ये तो करिश्मा है। मैंने ऐसी स्किन, ऐसा चेहरा कभी नहीं देखा। ये तो जैसे कोई ऊपर वाले की दस्तक है। मैं हंसी, लेकिन वो हंसी किसी शोर की नहीं थी। वो हंसी उस आज़ादी की थी जो एक लंबी कैद के बाद मिलती है। मैंने वही शॉल ओढ़ रखी थी जिसे मामी ने ताना मारकर मेरे ऊपर फेंका था। जले हुए लोग कुछ नहीं होते, लेकिन आज वही शॉल जैसे मेरी जीत का झंडा बन गई थी। मैंने नयन को वीडियो कॉल का मैसेज भेजा,
अगर अब भी देखना है तो देख लो, आज सच का चेहरा सामने है। उसका फौरन जवाब आया, मैं तैयार हूँ, जितनी तुम हो। कॉल शुरू हुई। मैंने गहरी सांस ली, अपनी धड़कनों को समेटा और फिर कैमरा ऑन किया। दूसरी तरफ नयन का चेहरा उभरा। वो बस मुझे देखता रहा, हैरान, खामोश, जैसे उसकी सांस अटक गई हो। कुछ पल बाद उसने गहरी सांस ली और बोला, मैंने कहा था ना, तुम्हारी आंखें वही हैं जो मैंने अपने ख्वाबों में देखी थी। लेकिन आज जो देख रहा हूँ वो सिर्फ ख्वाब नहीं, वो ऊपर वाले का जवाब भी है। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे, दिल से जैसे कोई बोझ उतर रहा था। मैं वही हूँ जो कल तक खुद से भी छुपती फिरती थी। मैंने कहा, आज अपना पूरा सच तुम्हारे सामने रख रही हूँ। उसने धीमे से कहा, और मैं तुम्हें उस सच्चाई से सबसे ज्यादा चाहता हूँ जो तुम हो वैसी ही। मैं खामोश थी, फिर सुन रही थी। क्या अब तुम मुझसे शादी के लिए राजी हो? उसकी आवाज में अब सवाल नहीं, बस एक उम्मीद थी। मैंने नजरें उठाई, उसकी आंखों में देखा और कहा, मैं राजी हूँ, अगर ऊपर वाला भी राजी है। वीडियो कॉल खत्म हो गई, लेकिन उस पल जो तसल्ली दिल में उतरी थी वो बहुत गहरी थी। उसी समय मामी कमरे में आ गई। शायद किसी ने उन्हें बता दिया था कि अब मैं पहले जैसी नहीं रही। उनकी नजरें मेरे चेहरे पर जाकर टिक गई। वो मुझे गौर से देखती रही। ये कैसे हो सकता है? वो बड़बड़ाने लगी। वो वही पल था जब मैं अपने आप को पूरा महसूस कर रही थी, लेकिन मेरी रोशनी शायद उनके चेहरे का अंधेरा और गहरा कर गई। अगली सुबह मैंने पहली बार खुले आसमान के नीचे बैठकर नाश्ता किया। नील मेरे साथ थी। मामा दूर से हमें देख रहे थे, जैसे उन्हें अब यकीन नहीं हो रहा था कि ये सब हकीकत है। मामी दरवाजे पर खड़ी थी। उनकी नजरें अब भी मुझ पर जमी हुई थी, जैसे कोई दुश्मन को देख रहा हो। शाम होते ही गली की एक औरत आकर उनसे बोली, बधाई हो, सुना है मेघा बिल्कुल ठीक हो गई है। ऊपर वाले ने कमाल कर दिया। मामी ने उन्हें तीखे अंदाज में जवाब दिया, कौन सा करिश्मा, सब कुछ दिखावा है। वो कोई मेकअप या कोई प्लास्टिक सर्जरी का कमाल है। सब झूठ है। और गुस्से में घर के अंदर चली गई। फिर वो दीवानी होकर चिल्लाने लगी, मैंने इसे जलाया था, मैं जानती हूँ कैसे जली थी, ये ठीक हो ही नहीं सकती, झूठ है ये सब। मामा ने उन्हें रोकने की कोशिश की, बस करो, ऊपर वाले का शुक्र मनाओ कि वो बच गई। लेकिन उन्होंने झटकते हुए कहा, नहीं, अब की बार अगर एक बार चलाने से कुछ नहीं हुआ तो मैं उसे दोबारा जलाऊंगी। उनकी आंखों में पागलपन उतरा हुआ था। चाल डरावनी हो चुकी थी। वो सीधे किचन की तरफ गई, हाथ में तेल का डिब्बा उठाया, गैस जलाया और आग के पास जा खड़ी हुई। अब की बार बचने का मौका नहीं मिलेगा। उनकी ये बात जैसे खुद ऊपर वाले ने सुन ली थी। फर्श पर फैली चिकनाई में उनका पैर फिसला और उबलता हुआ तेल उनके हाथ से छूटकर सीधा उनके ऊपर ही जा गिरा। आहा, जल गई, मैं जल गई। उनकी चीख पूरे घर को दहला गई। सब लोग दौड़े किचन की तरफ। मैं भी भागी, दिल कांप रहा था। किचन में दाखिल होते ही मैंने उन्हें फर्श पर तड़पते हुए देखा। चेहरा और डर, दर्द से भरा, वही डर जो कभी मेरे अंदर बसा हुआ था। मैं चुपचाप उनके पास गई, उनके पास बैठी और धीरे से कहा, ये तो वही तेल है ना जो मेरे लिए रखा गया था। उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया। बाद में जब मैं उन्हें देखने गई तो कमरे में दाखिल होते ही मामी ने मेरी तरफ देखा। नजरों में वही दर्द, वही शर्मिंदगी और एक भारी सी चुप्पी थी, पर आंखों में कुछ कहने की हिम्मत अब भी बाकी थी। मैं बिना कुछ कहे उनके पास जाकर बैठ गई। उन्होंने कांपते हाथों से मेरे हाथ थामने की कोशिश की, जैसे तैसे पकड़ा और रुंधे गालों से बोली, मेघा, मैं बहुत बुरी औरत थी, मुझे किसी का दर्द नहीं दिखा, ना तेरा ना किसी का। लेकिन आज समझ आया कि जब तक इंसान खुद नहीं चलता तब तक किसी और के जख्म नहीं समझता। मैं तुझसे कुछ नहीं मांग सकती, सिर्फ तेरी माफ़ी चाहिए। मैं कुछ पल चुप रही। उनके चेहरे पर उन पुराने निशानों की जगह अब पछतावे के निशान थे। मामी, मैंने धीरे से कहा, आपको माफ़ी मेरी तरफ से नहीं चाहिए। ऊपर वाला तो कब का आपको माफ़ कर चुका है, वरना आज आप जिंदा न होती। मैं तो बस उसकी राह पर चल रही हूँ। उन्होंने रोते हुए मेरा हाथ चूमा और पहली बार ऐसा लगा कि वो औरत जो मुझसे नफरत करती थी अब मेरी अपनी हो गई है। कुछ दिन बाद उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया। चेहरा अब पहचानने में नहीं आता था, लेकिन जो पहचान बदली थी वो थी उनके अंदर की। वो अब हर उस औरत से माफ़ी मांगती थी जो किसी भी वजह से टूटती थी, और हर उस इंसान के लिए प्रार्थना करती थी जिन्हें उन्होंने कभी दर्द दिया था। घर लौटते वक्त नील ने मेरी तरफ देखा और कहा, मेघा, तूने इस कहानी को वही खत्म किया जहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी, पर एक नए मकसद के साथ। तूने सिर्फ अपनी कहानी नहीं, किसी और की जिंदगी भी बदल दी। मैंने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा। नफरत से तो कुछ नहीं बचता, न इंसान और न आत्मा, लेकिन माफी से शायद जख्म नहीं भरते, पर पर्दा सहने लायक हो जाते हैं। उस दिन के बाद मैंने खुद से एक वादा किया, अब मेरी जिंदगी सिर्फ जीने के लिए नहीं, बल्कि उन लोगों के लिए होगी जो टूट चुके हैं, जिन्हें जिंदगी ने जला डाला है।
क्योंकि अब मैं जानती थी अगर इंसाफ होता है तो वो बस ऊपर वाला ही करता है, सही वक्त पर सही तरीके से। मामी ने धीरे धीरे आंखें उठाई, जैसे मेरी पहचान करने की कोशिश कर रही हो। फिर रुककर बोली, मैं हार गई मेघा। मैंने उनकी तरफ देखा और हल्के से मुस्कुराकर जवाब दिया, नहीं मामी, आप जीत गईं। उनकी आवाज़ में वो नफरत नहीं थी जो कभी उनके हर शब्दों में होती थी। अब उसमें एक थकी हुई सच्चाई थी। मैंने तेरा चेहरा जलाया था ना। उनकी आंखें झुक गई और ऊपर वाले ने मेरा चेहरा जला दिया। माफ कर दे, बहुत सताया तुझे, बहुत ज्यादा। उनकी आवाज़ आंसुओं में डूब गई थी। मैं कुछ देर चुप रही, फिर उनकी आंखों में देखा। वहां अब नफरत का जहर नहीं था, बस पछतावे की नमी थी। मैंने उनका कांपता हुआ हाथ पकड़ लिया। मेरा चेहरा ऊपर वाले ने बचा लिया, मामा, और साथ में दिल से नफरत रखने का हक भी छीन लिया। मैं आपको माफ करती हूँ। वो जोर जोर से रोने लगी, जैसे सालों की जमी धूल एक ही पल में धुल गई हो। उन्होंने मेरा हाथ कसकर पकड़ा। बस एक बार कह दे, तूने माफ कर दिया है, शायद मेरा दिल हल्का हो जाए। मैं पास बैठ गई, बहुत सुकून से, बहुत साफ आवाज में बोली, मैंने आपको माफ कर दिया है मामी। कमरे का माहौल बदल गया था। वहां अब कोई नफरत, कोई शिकायत नहीं थी। वहां सिर्फ एक माँ थी जो अपनी बेटी के सामने शर्मिंदा थी। उसी पल दरवाजा खुला और नयन अंदर आया। कुछ कदम चलते हुए मेरे पास आकर बैठ गया। मेरा हाथ थामकर उसने कहा, मैं तुम्हें सिर्फ तुम्हारे चेहरे से नहीं, तुम्हारी आत्मा से चाहता हूँ। मामी ने ये सुना और आंखें बंद कर ली। शायद अब उन्हें यकीन आ गया था कि ऊपर वाले का इंसाफ धीमा जरूर होता है, पर होता पूरा है। मैंने नयन की तरफ देखा और कहा, जब ऊपर वाले की तरफ से मुश्किल आती है तो इज्जत भी उसी शाम वापस लौट आती है। कुछ ही दिन बाद मामी को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया। अब वो व्हील चेयर पर थी, चेहरा और कांधे बुरी तरह झुलसे हुए थे। पहले जो औरत मोहल्ले में सबको ताना मारती थी, अब खुद हर आने जाने वाली की आंखों में माफी ढूंढती थी। उनका चेहरा बदल गया था और दिल भी। हमारी शादी बहुत सादगी से हुई, ना कोई शोर, ना कोई तामझाम, बस कुछ अपने लोग और एक सच्ची प्रार्थना। नयन मेरी आंखों में देखकर मुस्कुराया। अब जिंदगी की हर रात सुकून से भरी लग रही थी। शादी के बाद जिंदगी बदली, पर मेरी कहानी, मेरा दर्द और मेरा हौसला अब भी मेरे साथ था। मैंने ऊपर वाले से एक ही प्रार्थना मांगी, मुझे शुक्रगुजार बना देना और ऐसा दिल देना जो माफ करना जानता हो। शाम के वक्त मामी अक्सर घर के बाहर व्हील चेयर पर बैठती, बच्चे उनके पास आते बातें करती और वो चुपचाप सब सुनती। एक दिन मैं उनके पास से गुजरी तो उन्होंने धीमे से मुझे बुलाया। मैं पास गई तो रोने लगी। मैं किसी चीज के काबिल नहीं रही। मैंने उनका हाथ थामा और बहुत सादगी से जवाब दिया, जब ऊपर वाला माफ कर चुका तो हम कौन होते हैं दरवाजा बंद करने वाले। अब वो मोहल्ले की औरतों को वो लेक्चर नहीं देती थी जो पहले खुद दूसरों को शर्मिंदा करती थी। अब वो उन औरतों के लिए उम्मीद बनी जो खुद से नफरत कर बैठी। मैं उन्हें कोई बड़ी बात नहीं कहती थी, बस उनके पास बैठती, सुनती, और जब वो रोती थी तो बस इतना कहती थी कि असल खूबसूरती बाहर नहीं अंदर होती है, और जख्मों का भी हिसाब होता है अगर वो सब्र में ढल जाए तो। मेरी शादी की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई, जिसमें मैं सफ़ेद साड़ी में मम्मी के साथ बैठी थी। किसी ने कमेंट किया, ये वो दिन है जो आग में जलकर भी खुशबू दे गया। मैं मुस्कुरा दी। ये सिर्फ मेरी नहीं, मेरे हौसले, मेरी माफ़ी और मेरी प्रार्थनाओं की जीत थी। और जब भी मामी के आंसू बहते, मैं सिर्फ एक ही बात कहती, मैं आपको माफ़ कर चुकी हूँ। क्योंकि जब ऊपर वाले ने मुझे थामा था तब मैं अकेली थी, लेकिन उन्होंने मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा। और जो ऊपर वाला किसी को शान देता है, अगर कभी ले भी लेता तो सुलझाकर संभाल कर वापस भी देता है। शादी के कुछ महीनों बाद की बात है। घर में सब कुछ आम लगने लगा था, लेकिन मेरे अंदर कहीं कुछ हर रोज नया हो रहा था। अब मैं सिर्फ जिंदगी को नहीं जी रही थी, मैं उसे महसूस कर रही थी। नयन ऑफिस चला जाता और मैं घर की खामोशी में खुद को टटोलती रहती। कहीं कोई डर तो नहीं बचा, कहीं कोई ठेस तो नहीं छुपी, पर अब तो दर्द भी दोस्त बन चुका था, जैसे पुराने जख्म जो कभी कभी हल्की सी खुजली करते हैं लेकिन अब डराते नहीं। मामी अब भी व्हील चेयर पर थी, उनका चेहरा अब भी जला हुआ था, पर दिल में अब दर्द था, नफरत नहीं। एक शाम मैंने देखा वो आईने के सामने बैठी थी, चुपचाप खुद को देख रही थी, जैसे किसी अनदेखे को पहचानने की कोशिश कर रही हो। मैं पास गई। उन्होंने धीमे से पूछा, तू मुझे देखती है तो क्या अब भी डर लगता है? मैंने मुस्कुराकर कहा, पहले डर लगता था, अब सिर्फ ममता महसूस होती है। वो रो पड़ी। उस दिन पहली बार उन्होंने मेरा माथा चूमा। कुछ समय बाद मेरी प्रेगनेंसी का पहला महीना था। मैं नयन को बताने से पहले सबसे पहले मामी के पास गई। वो बालों में कंघी कर रही थी। अब वो खुद को संभालने लगी थी। मैंने धीरे से उनके हाथ पर हाथ रखा। मामी, घर में कोई आ रहा है। वो पलटी, आंखों में सवाल भी थे और उम्मीद भी। क्या मतलब?
मैंने मुस्कुराकर पेट पर हाथ रखा। एक सेकंड के लिए जैसे सब कुछ थम गया। फिर उन्होंने खुद को व्हीलचेयर से उठाने की कोशिश की और फौरन संभालने को दौड़ी। मैं नानी बनने वाली हूँ। मैंने सर हिलाया, हाँ मामी। उन्होंने मुझे गले से लगा लिया, जैसे कोई अपना अधूरा सपना पूरा होते हुए देख रही हो। प्रेगनेंसी के महीने बीतते गए। नयन मेरा बहुत ख्याल रखता था। मेरी हर सुबह हर शाम में उसका हाथ होता। और मामी, वो मेरी मामी से मेरी मम्मी बन चुकी थी। अब वो हर दिन मेरे लिए काढ़ा बनाती, नींबू पानी में शहद मिलाकर लाती और मेरी थकी आंखों में तेल लगाकर कहती, थोड़ा आराम कर ले बेटा, बच्चे को थकान मत दे। मुझे लगता था शायद माँ बनते बनते मेरी मामी खुद भी फिर से एक माँ बन रही हैं। फिर वो रात आई जब मैं हॉस्पिटल में थी। दर्द बहुत था, लेकिन डर बिल्कुल नहीं। नयन का हाथ मेरे हाथ में था। मामी मेरी आंखों के पास बैठी थी और ऊपर वाले से कुछ मांग रही थी। शायद पहली बार उन्होंने ऊपर वाले से मेरे लिए प्रार्थना की थी। और फिर उसने जन्म लिया, छोटा सा नर्म सा बच्चा, जैसे ऊपर वाले की तरफ से मेरी जिंदगी का तोहफा। नयन की आंखों में आंसू थे। मामी की हथेलियां प्रार्थना में। अब हमारे घर में एक नई सुबह होती, जो बच्चे की हंसी से शुरू होती। मामी अब नानी बन चुकी हैं और सबसे ज्यादा मुस्कुराहट उनके हिस्से में आती है। कभी कभी वो बच्चे को गोद में लेकर रोती हैं और धीरे से कहती है, मैं तुझे नहीं खुद को भी माफ कर रही हूँ। मैं जानती हूँ ये वही मामी है जिन्होंने कभी मुझे जलाया था, लेकिन अब वही मामी मेरी माँ है, मेरी सास है और मेरे बच्चे की नानी बन गई है। पर कहानी अभी भी खत्म नहीं हुई, क्योंकि हर बार जब मैं शीशे में खुद को देखती हूँ तो मुझे अपनी वो सूरत नहीं दिखती जो जली थी, बल्कि वो आत्मा दिखती है जो हर दर्द से उठकर आज भी मुस्कुरा रही है। और मैं बस ऊपर वाले से एक ही प्रार्थना मांगती हूँ, जिन्होंने मुझे तोड़ा उन्हें मैं जोड़ सकूं, जिन्होंने मुझे रुलाया उन्हें मैं हंसी दे सकूं। क्योंकि मुझे ताकत चाहिए, बदला लेने के लिए नहीं, बल्कि माफ करने के लिए। अब हमारे घर में एक और आवाज़ जुड़ गई थी, हमारे बेटे की। छोटे छोटे हाथ, वो नन्ही मुस्कान और उसकी मासूमियत मेरे हर जख्म पर मरहम की तरह थी। हर सुबह उसकी किलकारियाँ सुनकर लगता जैसे जिंदगी अब दोबारा जन्म ले चुकी है, जो इस बार नन्ही हथेलियों में बसी हुई। नयन अब पहले से ज्यादा जिम्मेदार और संजीदा हो गया था। ऑफिस से आने के बाद सीधे उसे गोद में उठाता और घंटों बातें करता। कभी कभी मुझसे कहता, ये बच्चा नहीं, ऊपर वाले की तरफ से तोहफा है, तुम्हारे हिस्से की हर तकलीफ का जवाब है ये। मैं चुप रह जाती, लेकिन दिल अंदर से कहता, ये जवाब है और साथ ही इनाम भी। कुछ ही महीने बाद बच्चे का नामकरण रखा गया। हमने उसका नाम रोशन रखा, क्योंकि वो वाकई मेरे अंधेरी जिंदगी में रोशनी बनकर आया था। नामकरण की रस्म में मोहल्ले की कुछ औरतें आई थी, वही जो कभी मामी के तानों में हाँ मिलाती थी और मुझे शक और तरस की निगाह से देखती थी। लेकिन इस बार जब वो आई तो उन्होंने मामी के पैर छुए और कहा, भाभी आप तो अब बहुत बदल गई हैं, इस घर की हवा अब सुकून देती है। तो मामी मुस्कुराकर बस यही बोली, जिस दिन मैंने माफ़ी मांगी उस दिन ऊपर वाले ने मुझे सुकून दे दिया। मैंने देखा वो औरत जो कभी मेरी जलती चीख पर भी चुप रही थी, अब दूसरों को सबक दे रही थी। एक दिन की बात है, नयन अपने ऑफिस में था। मामी रोशन को सुला रही थी और मैं घर की बालकनी में बैठी एक डायरी लिख रही थी। मैं अक्सर अपने एहसासों को लिख लिया करती थी, क्योंकि अब वो दर्द नहीं रहे थे, वो मेरी ताकत बन चुके थे। मैंने लिखा, मैं अभी वही लड़की हूँ जिसके चेहरे पर जख्म है, लेकिन आत्मा में अब रोशनी और सुकून है। मैंने उन्हें माफ़ किया, क्योंकि मैं बंधी रहना नहीं चाहती थी। मैंने सब्र किया, क्योंकि मुझ में चीखने की ताकत नहीं थी। और आज मैं जी रही हूँ बिना किसी बोझ के। मैंने डायरी बंद की और ऊपर देखा। बालकनी से सूरज ढल रहा था, लेकिन आसमान सुनहरी चमक से भरा था। शायद यही जिंदगी थी, जब बीते हुए दिन ढल जाए और उनके पास सिर्फ रोशनी बची रह जाए। कुछ ही हफ्तों बाद मैंने एक एनजीओ शुरू किया, सबर और साया के नाम से। यहाँ वो लड़कियाँ आती थी जो किसी हादसे का शिकार हुई थी, एसिड अटैक, घरेलू हिंसा, ताने तलाक या समाज के ठुकराए हुए दर्द। मैं उनसे सिर्फ अपनी कहानी नहीं कहती थी, मैं उन्हें सुनती थी, क्योंकि मैंने जाना था कि सबसे बड़ी राहत तब मिलती है जब कोई सिर्फ सुने, बिना जज किए। मामी भी अब उस एनजीओ में साथ देती, कभी किसी लड़की के लिए दुपट्टा सिल देती, कभी किसी के घाव पर हल्दी वाला लेप लगाती। एक दिन उन्होंने कहा, जब मैंने तेरा चेहरा चलाया था उस दिन मेरा दिल भी राख हुआ था। आज जब मैं किसी का जख्म धोती हूँ तो लगता है मैं अपने ही पापों को धो रही हूँ। मैंने उनका हाथ पकड़कर कहा, आप अब पहले जैसी नहीं हैं, आप तो अब हमारे लिए प्रार्थना बन गई हैं, एक माँ बन गई है। समय बीतता गया, रोशन स्कूल जाने लगा था। हर सुबह वो मुझसे लिपटकर कहता, मम्मा आप सबसे सुंदर हो। मैं हंस देती, सोचती कि जब कोई तुम्हें बिना वजह अच्छा कहे तो समझ जाना कि ऊपर वाले ने सच में तुम्हें खूबसूरत बना दिया है।
आज कई साल बाद जब मैं उसी आईने के सामने खड़ी होती हूँ, जहाँ कभी अपने चेहरे के जलने के बाद मैंने खुद को देखने से मना कर दिया था, अब मैं वहाँ खड़ी होती हूँ, वो भी मुस्कुराते हुए। मेरे पीछे रोशन खेल रहा होता है, नयन चाय की ट्रे लेकर आ रहा होता है और मामी खिड़की के पास बैठ सुकून से देख रही होती है। और मैं सोचती हूँ, जिन हालातों ने मुझे तोड़ा था, वही अब मेरी ताकत बन चुके हैं। जिन लोगों ने मुझे गिराया था, उन्हीं के साथ मिलकर मैंने उठना सीखा है। और सबसे ज़रूरी बात, मैं अब किसी से नफ़रत नहीं करती, क्योंकि मैंने खुद को माफ़ किया है। एक आखिरी बात, अगर आप कभी उस लड़की से मिले जिसे ज़िंदगी ने तोड़ा हो, तो उसे सलामत दीजिए, उसका साथ दीजिए, जिससे वो उठ सके। क्योंकि जो ज़िंदगी के अंधेरों से निकलकर रोशनी तक पहुंची हो, वो किसी की उम्मीद बन सकती है। और मैं अब सिर्फ एक ज़िंदा लड़की नहीं, बल्कि एक मिसाल हूँ, और यहाँ से शुरू होती है मेरी एक नई ज़िंदगी, रोशन से भरी हुई। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।